हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ हैं महेश्वर सिंह। नमस्कार महेश्वर सिंह जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी, थैंक यू। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप 3 मर्तबा लोकसभा के सदस्य रहे जी, 1 मर्तबा राज्यसभा के सदस्य जी। रहे और तीसरी मर्तबा अब आप विधानसभा में हैं। जी, हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी के आप अध्यक्ष हैं। जी, हिलोपा कहते हैं, HLP कहते हैं। जी, राजनीति की बातें तो हम करते रहेंगे, जी। लेकिन मुझे लगता है कि पहले थोड़ा आपके जीवन को लेकर बात हो जाए, चर्चा हो जाए। ठीक है जी, स्वागत है। वैसे तो आप राज परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, रूपी रियासत, थोड़ा सा उस पे ज़रा प्रकाश डालेंगे। देखिए, अब राजाओं का समय तो समाप्त है जी, लेकिन हेरिटेज तो है ना। परंतु ये सत्यता है कि मैं ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ, हमारे पूर्वज राजा भी रहे और तत्पश्चात सिर्फ जागीरदार थे, क्योंकि कांगड़ा हिल स्टेट्स बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी जी। और मैंने संसार में आंखें तब खोली जबकि भारत स्वतंत्र हो गया था। मेरा जन्म 1949 का है, इसलिए मैं ये पसंद नहीं करता कि मुझे कोई राजा बोले, लेकिन तब भी लोग कभी प्रेम से कभी श्रद्धा से इस शब्द का उपयोग करते हैं और देव संस्कृति में मेरी रुचि शुरू से रही, वो स्वाभाविक है। क्योंकि आपकी जो रियासत रूपी कहा करते थे, वैसे तो कुल्लू नहीं, कुल्लू तो रियासत थी जी, लेकिन जब कांगड़ा हिल स्टेट समाप्त हुई उस वक्त कांगड़ा के सारे राजाओं को जागीरें दे दी गई थी और आपको ये ध्यान होगा कि महाराज रणजीत सिंह के समय में ये जो हमारी कांगड़ा हिल स्टेट्स थी जिसमें कुल्लू भी सम्मिलित है, उन पर उनका अटैक हुआ था। उसके बाद रूपी जागीर के मालिक रहे मेरे पूर्वज और फिर वो राजा के स्थान पर उनको राय लिखा जाता। मनाली तो अंतर्राष्ट्रीय जी, पर्यटन स्थल है। माता हडिम्बा, उनको आप दादी कहते हैं। उनके सम्मान में जब दुशहरा होता है, रघुनाथ जी तो आपके महल में ही वहाँ स्थापित हैं। जी, तो वो रिच हेरिटेज आप साथ लेके चल रहे हैं, तभी आपने कहा कि देव परंपरा से आपका बहुत ही वो ऐसा है कि श्रद्धा रही है। ये जो कुल्लू का परिवार है जी, हमारा जो खानदान है उसका संबंध सीधा सीधा पांडवों से रहा है जी। और हम वैसे देखा जाए तो मूलतः हरिद्वार से आए। अच्छा। और हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है और वहाँ देवी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आज भी कनखल में है और वो हमारी मुख्य और मूल कुलदेवती है, देवी है, जिसका मंदिर आज नगर कासल के पास है। आप वैसे राज परिवार से हैं जी, और फिर राजनीति में प्रवेश कैसे और कब? राजनीति में प्रवेश एक घटना के कार्य के कारण मैंने किया। मेरा एक मन था कि जन सेवा में कहीं डॉक्टर बनूं या कोई ऐसी लाइन लूं जिसमें जन की सेवा हो सके। परंतु एक ऐसी घटना कुल्लू में अभिघटित हुई जी, कि मेरे स्वर्गीय पिता को कुछ राजनीतिक लोगों ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया, क्योंकि राजा मोहिंदर सिंह जी क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका निभाते थे और बड़े वोकल थे। और मैंने देखा कि विशेषकर जब कुल्लू में दुशहरा के अवसर पर एक गोली कांड अभिघटित हुआ, उसमें मुझे, मेरे स्वर्गीय पिता और एक चाचा, 3 को जो है मुलजिम बनाया गया। हमको हथकड़ियाँ भी लगाई गई जबकि हमारा उसमें कोई दोष नहीं था। बाद में एक्विटल हुई और सब और बाद में उसमें एक्विटल हुई, बल्कि डीवी लाल कमीशन बैठा। तब से मैंने संकल्प ले लिया कि अब राजनीति में जाए बगैर इस संस्कृति का मैं जो है वो रक्षा नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैंने राजनीति में पदार्पण किया। के लोग ये भी कहते हैं कि अपनी राजनीति के लिए शायद आप कैसा कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। देखिए, राजनीति एक किस्म का हाथ का मैल है, कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसकी संस्कृति के साथ जोड़ जो है वो सारे जीवन रहता है, आजीवन रहता है और जब अंत हो जाता है उसी के साथ जाता है। राजनीति तो आती जाती चीज़ है। इस क्षणिक राजनीति के लिए मैं कभी भी संस्कृति की ना आहुति दे सकता ना उसको दुरुपयोग कर सकता। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहूँ कि आज अगर हम अपनी संस्कृति में आगे बढ़ रहे हैं उसका एक ही कारण है
कि मैंने कभी राजनीति और देव संस्कृति को इकट्ठा नहीं किया। चाहे वो किसी दल का कोई इंचार्ज हो देवता का, चाहे कोई मेरा साथी हो, चाहे मेरा विरोधी हो, जो देवता के लिए करना, जो देवता का आदेश हो, उसके वो मेरे लिए सर्वोपरि रहता है और उसका अनुपालन करता हूं। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद महेश्वर सिंह जी से जानेंगे इनका भाजपा का सफर और भाजपा से अलग होने का सफर। क्यों छोड़ी आपने भाजपा? नहीं, व्यक्तिगत डिफरेंसेस कोई नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महेश्वर सिंह जी, नगर पालिका परिषद के माध्यम से आप 1974 में राजनीति में आ गए जी, और 1977 में जी, इमरजेंसी के बाद जी, जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर जी, विधानसभा पहुंच गए जी, काफी लंबा सफर रहा। फिर जी, प्रदेश भाजपा के आप 2 बार अध्यक्ष रहे जी। राजनीति में ये जो सफर है आपका, भाजपा से शुरू हुआ या यूं कहूं कि जनता पार्टी से शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और शीर्ष नेता, उनका आपको सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके आप बहुत नजदीक रहे हैं जी। ये सफर कैसा रहा है? वो दिन बहुत ही सुहावने थे और स्मरणीय थे, हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि अटल जी जैसे का नेतृत्व पाना और उनके निकट होना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। और जब मैं विधायक बन गया तो एक व्यक्तित्व जिसको और नहीं भूल सकता, वो स्वर्गीय दौलत राम चौहान जी है, शिमला से जो जी। उन्होंने विधायक रहे, मंत्री भी रहे। मेरे गुरु की तरह मुझे राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार प्रश्न करना चाहिए और किस प्रकार विषय पर बोलना चाहिए, और कहते थे कभी भी विषय से बाहर मत बोलो। और दूसरी एक बात जो उन्होंने मुझे कही थी कि राजनीति में स्पष्टवादिता कभी मत छोड़ना। स्पष्ट रहोगे तो क्षणिक हानि होगी, अंततोगत्वा लाभ होता है, और झूठ बोलोगे तो क्षणिक लाभ होगा, अंततोगत्वा हानि होगी। और इसी का अनुसरण करते करते मैंने ये राजनीतिक सफर किया है। संगठन में, राज्य में आपने सबसे ऊंचा पद पाया, अध्यक्ष होना बड़ी बात है जी। 4 बार सांसद जी। फिर ऐसा क्या कि अपने इस पेरेंट पार्टी को आपने अलविदा कह दिया 2012 में? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी थी, जब मुझे जो भी दायित्व सौंपा गया, मैंने उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया। और भारतीय जनता पार्टी में तब गया था क्योंकि मुझे लगता था इट इज़ ए पार्टी विद डिफरेंस, और थी भी सचमुच में। और ईमानदारी तुलनात्मक दृष्टि से वहाँ ज़्यादा थी। मूल्यों की राजनीति की बात कर रहे हैं? मूल्यों आधारित राजनीति की बात कही जाती थी। और जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वस्थ रहे, मुझे कभी भी उस पार्टी से शिकायत का मौका नहीं मिला। और मैंने, आपको दुख नहीं इस बात का कि आपने उस संस्था मैं को उसी छोड़ा? बात पर आऊंगा। और एक बात इससे पूर्व कहूंगा कि मैंने ऐसी लालसा कभी नहीं की कि अपने से वरिष्ठ लोगों के ऊपर जाकर मंत्री बनूं। एक लालसा मन में थी कि अपने क्षेत्र का भरपूर सेवा करूं। और लोकसभा सदस्य के नाते भी कोई ऐसी जगह नहीं थी, जबकि मंडी संसदीय क्षेत्र सबसे विकट और सबसे कठिन बिल्कुल क्षेत्र था। आज तो कबायली खैर क्षेत्र पीएमजीएसवाई से बहुत सड़कें बन गई, और तीनों क्षेत्र बाकी एक तरफ, उतना अकेला इसका क्षेत्रफल है मंडी का। लेकिन मुझे लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया और मैंने पार्टी को खून पसीने से सींचा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी। प्रेम कुमार धूमल से आपके व्यक्तिगत डिफरेंसेस हो गए थे? क्या मूल्यों की राजनीति उस समय नहीं हो रही थी? क्यों छोड़ी आपने भाजपा? नहीं, व्यक्तिगत डिफरेंसेस कोई नहीं, लेकिन जब पार्टी का भीतर का प्रजातंत्र समाप्त होने लगा तो मुझे लगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक ढांचे में भी व्यक्ति स्वतंत्र था और चुनकर आता था, सर्वसम्मति से आता था। और सुंदर सिंह भंडारी जी हमारे जब इंचार्ज थे,
वो एक बात कहते थे कि जिस दिन पार्टी का भीतर का प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रहेगा। और सचमुच जैसे जैसे नॉमिनेशन शुरू हो गई और ऊपर से नीचे जो है वो संगठन चलने लगा, उसके बाद मैंने देखा कि गुटिज्म पैदा हो गया। और गुटिज्म के कारण कई दफा मुझ पर इस प्रकार के आरोप भी लगे कि मैं तो पार्टी के विरुद्ध हूं और एंटी पार्टी गतिविधि में संलिप्त रहता हूं। बल्कि आपको ये टीस नहीं रही कि प्रेम कुमार धूमल आपसे राजनीति में, भाजपा की राजनीति में जूनियर थे, वो मुख्यमंत्री बने? इस प्रकार की टीस मेरे मन में कभी आती नहीं। मैं मानता हूं इस बात को, पर प्रजातंत्र में जिसको बहुमत मिलेगा वही सब कुछ बनता है। इसलिए कोई मंत्री बने, संतरी बने, कोई बात नहीं, लेकिन आपस में प्रेम बना रहे और कोई राजनीतिक दमन चक्कर ना चलाए तो सबसे बढ़िया बात होती। पर जब मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी अब भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रही है और मैंने भरसक प्रयास किए, जैसा आपने कहा कि इतने पुराने घर को छोड़ते हुए दुख नहीं हुआ क्या? आप किसी के घर में किराएदार रहोगे, अगर 6 महीने के बाद भी वो घर छोड़ना पड़े तो बहुत बुरा लगता है। और जिस घर में सारी अपनी जो युवा अवस्था थी उसको बिता दिया, फिर इस दूसरे चरण में जीवन के मैं पार्टी क्यों छोड़ता? और सच मानिए छोड़ने के बाद भी कई बार हिमाचल लोक हित पार्टी के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का ही नाम मुंह पर आता था। आपको लगता है कि आपने अलग पार्टी बनाई, बहुत जगह कैंडिडेट्स खड़े किए, लेकिन जीते सिर्फ आप एक ही सीट, और हरवाने में या कांग्रेस को सत्ता में लाने में, भाजपा को हरवाने में, उसका आपकी पार्टी का योगदान रहा कि उसमें वोट कटे भाजपा की? कुछ ऐसा हुआ होगा? नहीं, ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने मूल्यों आधारित पर जो हमारा एक लक्ष्य था उससे अगर अलग ना होती तो मैं पार्टी क्यों छोड़ता? मैंने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ी। जब हमने कुछ लोगों के प्रति भ्रष्टाचार के आरटीआई का सहारा लेकर सारे सबूत इकट्ठे किए, हाई कमांड को दिए, और जब हाई कमांड के में बैठे हुए व्यक्ति ने, और मैं बड़े स्पष्ट रूप से उस बात को कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि महेश्वर सिंह जी आपने मेहनत बहुत की, ये तथ्य इकट्ठे किए, इसमें सत्यता है, सब कुछ है। हाईकमान ने भी आपकी सुनवाई नहीं की? मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने जो एक शब्द कहा कि महेश्वर सिंह जी हमें देखिए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम गरीब घर से हैं, मेरी माँ ने चांदी का कड़ा बेचकर मुझे पढ़ाया और आज देखिए मैं बाड़े में रहता था और क्या आनंद कर रहा हूँ। आप इन बातों में क्यों पड़े हैं? आप भी आनंद करो। और एक उदाहरण दिया कि कहीं चुनाव था और मैंने मंत्री को बुलाया और उसको कहा कि भाई चुनाव लगा इसलिए बुलाया, कुछ आप योगदान दो, कोई कंट्रीब्यूशन दो। जब उसने कहा कितना, मैंने अमाउंट बता दिया। वो कहता कि सर मेरे पास तो है। तो मैंने कहा कि साले मंत्री क्यों बना? जब इस प्रकार की बात सुनी और जब उन्होंने कहा कि मौज करो, हमको भी मौज करने दो, इसका अर्थ क्या है? और इतना मन को पीड़ा हुई, जाते ही मैंने श्रीमान शांता कुमार जी को ये बात कही और कहा कि अब मैं अलविदा लेने आया हूँ। अरे जिस बात को लेकर मान मनोवल भी हुई थी, शांता जी ने कहा मत जाइए छोड़ के, देखे सब नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि सारी बात उससे वो अवगत थे कितनी हमने मेहनत की, कितना किया। फिर सारे ग्रुप ने बैठकर हमने विचार विमर्श किया कि जहाँ ऐसा जवाब मिलता है तो हमारी ये मेहनत कहाँ गई। उन्होंने कहा है क्योंकि भाई आप सारे तथ्य इकट्ठे करिए और तथ्य लाएंगे हमारे सामने तो होगा। तो इसलिए फिर जब मन भर गया, हमने कहा कि एक वो गाना सुनता था कि दुखी मन मेरे मान मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, इसलिए प्रणाम करके आ गया। चलिए यहाँ लेते हैं एक और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और महेश्वर सिंह जी से बातचीत का ये सिलसिला यूं ही बना रहेगा और जानेंगे इनकी भविष्य की रणनीति के बारे में। योजना तो नहीं कि आप खुद या आपकी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाए या भाजपा ही में मिल जाए वापस? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महेश्वर सिंह जी, जी, आपकी पार्टी हिलोपा, इसका क्या भविष्य है?
और क्या ये कभी विकल्प कांग्रेस और भाजपा का बन पाएगी? देखिए, जहां तक विकल्प बनने का प्रश्न है, ये हिमाचल की इस देवभूमि के जनमानस पर निर्भर है। लेकिन हम जिस मोटो को लेकर हमने पार्टी का गठन किया है, वो आज भी हमारे मन में उसके प्रति उतना ही मान सम्मान है और उसको लेकर जीवन में चलेंगे। कोई ऐसी योजना तो नहीं कि आप खुद या आपकी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाए या भाजपा ही में मिल जाए, वापस चली जाए? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ऐसा हमारे मन में कोई बात नहीं है। हमने एक मोटो लिया था कि कहो दिल से ना बिके हिमाचल फिर से, और दूसरा था कि लोकहित सर्वहित। इसीलिए मैंने इतना पुराना घर छोड़ा और बीच में प्रयास भी हुए, विशेषकर लोकसभा के चुनाव से पूर्व। तो मैंने पार्टी को दो टुक बात कही कि आज जो आप मुझे कह रहे हैं कि टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी लड़ाएंगे, तो वो कब नहीं मिला। मैंने टिकट के लिए पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन जब हम अपनी ही जो एक पार्टी का संविधान होता है उसके मुताबिक चलना छोड़ दिया, और जहां भीतर का प्रजातंत्र का गला घुट गया, जब हम कोई बात कहें उसका निराकरण ना हो, तो आज अगर मैं आपके बीच में आऊं तो सीधा मेरा स्वार्थ नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये के प्रकार सत्ता में रहूं या सांसद बनूं या विधायक बनूं। मेरे साथ लोग जुड़े हैं, भले मुझे एक सीट मिली, लेकिन वोट कितने पड़े हैं। हम ये मान के चलें कि हिलोपा का अस्तित्व है और आगे भी बना रहेगा है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा हम आगे बढ़े, स्ट्रेंथन करें। क्यों? मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं करता। जैसा मैं कह रहा था, मैंने एक प्रश्न पूछा कि जब मैं आ जाऊं तो लोगों को क्या कहूं कि मैं घूमने गया था, या जिस उद्देश्यों को आप लेकर आपने पार्टी छोड़ी थी, क्या वो पूर्ण हो चुके हैं? क्या भ्रष्टाचार लोगों के विरुद्ध पार्टी ने कार्रवाई कर दी है? कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली से क्या संतुष्ट हैं आप? कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि श्रीमान वीरभद्र सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा है, वो अच्छा काम करेंगे तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए, और कोई गलती करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो भी कभी कभी मजबूरियों में निर्णय लेते हैं, और मैं उसके लिए दोष नहीं देता। और क्योंकि उनको अपना दल चलाना है, अपना संगठन चलाना है, उनकी बात मनाना है। पर्यटन की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, पर्यटन की तरफ मुड़िए, क्योंकि आपका क्षेत्रीय ऐसा कुल्लू मनाली विश्वविख्यात जी। आप स्की विलेज के क्यों विरोधी हैं? अरबों रुपए की तो इन्वेस्टमेंट हो रहा था। देखिए, ये भी एक पूरा विषय है अपने आप में, लेकिन आपने पूछा तो मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं। एक तो देवास्था, और आपको मालूम होगा कि दूसरा पर्यावरण। अगर आपने वो जगह देखी है हामटा, उसके ऊपर बड़े बड़े नेचुरल तालाब हैं, जिसको हम सर बोलते हैं हमारी भाषा में, और नाग देवता का वो है। जब उन्होंने कहा कि हम स्की ट्रेल बनाएंगे और उसके लिए पानी उन स्वरों से जो है उसको पंप आउट करके उसकी बर्फ बनाएंगे, और नीचे वो जो बनाएंगे विल्लास बनाएंगे लोगों को रहने के लिए, जहां विदेशी मूल्यों के लोगों को भी उन विल्लाओं को खरीदने की इजाजत मिलेगी। तो दो कारण यहां भी बन गए। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री आल्सो, क्लोज टू चाइना, क्लोज टू तिब्बत। नॉट दैट। एक बड़ी चीज, हम अपनी संस्कृति के पुजारी, जहां एक विदेशी मूल के लोग, अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। आज तक जो एंग्लो इंडियन आए वो कम संख्या में आए, वो वहां बसे, उन्होंने लोकल शादी किए, वो वहां के हो लिए। लेकिन एक मूल प्रश्न है, जहां आकर 120-125 परिवार इस प्रकार के विदेशी मूल की संस्कृति के परमानेंटली बस जाएंगे, वो हमारी संस्कृति तो बदलेंगे, उस पर कुप्रभाव होगा और नस्ल भी बदल सकते हैं। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और फिर वो उनको जब पानी की सारी स्कीम ऊपर से आनी थी, तो हमारे वो धार्मिक स्थल जो है नष्ट हो जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यस, रोहतांग दर्रा जी, आवाजाही बंद जी, पर्यटन बंद, गाड़ियां जाना बंद जी, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं देखिए 2007 और 8 से लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। वो बार बार ये बात कहते रहे कि इस स्थल को क्लीन रखिए, इसकी सफाई का ध्यान रखिए, यहाँ का पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा।
कहीं ना कहीं सरकार चाहे ए हो, बी हो, सी हो, वहां सफाई रखने में असफल रहा उनका पर्यटन विभाग। आय के स्रोत है ये हमारे लिए, लोग आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। वी कैन नॉट ब्लेम द टूरिस्ट फॉर नॉट कीपिंग इट क्लीन। वो तो मौज मस्ती करने आते हैं। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक शौचालय हम वहां पर उपलब्ध नहीं करवा सके, पब्लिक शौचालय, और जो गंदगी वो फैलती रही। एक बात। दूसरा, जो ट्रिब्यूनल ने निर्णय लिया है उसका तो हम मान सम्मान करते हैं, हमारे पक्ष में लिया हो, लेकिन यहां तक चला जाना कि एक बिसलरी की बोतल लेकर जाओ, खाना भी मत ले जाओ, कुछ ना ले जाओ, उससे तो फिर कोई वहां पर कोई तपस्या करने थोड़ी जाएगा। आपको लगता नहीं है कि साल दर साल कितने साल देश को आज़ाद हुए हो गए और कोई इस प्रदेश 48 में तो हिमाचल प्रदेश बन गया, कोई ठोस नीति पर्यटन विकास की बनी ही नहीं, तभी ये बखेड़े खड़े हो रहे हैं? निश्चित रूप से। जैसे देखा जाए, मुझे लगता है ये एक ऐसा हमारे लिए आय का स्रोत है। कभी शांता कुमार जी के शब्दों में कहा जाता था कि हमको प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ ऐसा दिया कि देश तो छोड़िए, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, और पत्थर ऐसा दिया जो सीमेंट बनाता है, और पानी ऐसा दिया जो बिजली उत्पन्न करता। तो टूरिज्म भी एक मुख्य आय का स्रोत बनता। काश कि हमने इसकी ओर पूरा ध्यान दिया होता। एक ही मनाली की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसका विस्तार होना चाहिए हर जगह टूरिज्म गतिविधियों का। आज भी आप देखेंगे, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल को छोड़कर भी एक बात कहें कि जब कोई आता है आफ्टर मनाली व्हाट, कितने दिन रहेगा, और जबकि हमारे पास ऐसे वहां पर पैदल चलने योग्य जो है ट्रैक्स, वर्जिन एरियाज खोले, जैसे आपने वर्जिन एरिया खोले, ट्रैक्स की बात कही है। अभी देखिए ना, जैसे अब आपके मणिकर्ण वैली है, खीरगंगा वगैरह, कैसी ट्रैकिंग के लिए कितनी सुंदर है कि आप मानतलाई होते हुए स्पीति तक जा सकते हैं। चलिए, कुल्लू मनाली की एक और समस्या, हाँ जी, युवा बर्बाद हो रहे हैं, लोग भांग की खेती, चर्च में पकड़े जा रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं। आज भी मैंने सदन में ये बात उठाई कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्यों लोग इस लत में लगे हैं? क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे मलाना है, जैसे आपका ये चौहार घाटी है, आय का स्रोत क्या है? बेरोजगारी है। आपका कहना यह है कि वैकल्पिक इसका विकल्प चाहिए। हाँ। एक अंतिम प्रश्न, रघुनाथ जी आराध्य देव हैं जी, आप वहाँ चोरी हुई, ईश्वर की कृपा रही, बरामदगियां हो गई, लेकिन आप उसके ट्रस्ट बनाने के क्यों विरोधी हैं? देखिए, जब इस प्रकार से कोई भी चीज का सरकारीकरण हो जाता है तो वहां की संस्कृति समाप्त होती है। गवर्नमेंट ऑफ द डे के मुताबिक वहां चीजें परिवर्तित होती हैं। मैं आपसे पूछूं, आज मंडी की क्या हालत है? राज माधव केवल एक उस मेले को स्टार्ट करने का मेन स्विच है। उसके बाद जैसे कहावत है ना, मेले को सब ले जाते हैं, घर तक पहुंचाने वाले नहीं होते। संस्कृति तहस नहस होती है। अगर आज संस्कृति जीवित है तो ये किसी, ना तो प्रशासन के पास इसकी कोई इस प्रकार की जो वहाँ की परिपाटी है या परंपरा है उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ना मुझे अधिकार है। और देवताओं की जो संस्कृति है उसको हम जीवित रखें। मैं समझता हूं कि जिस दिन भी मैं इसमें राजनीति लाऊंगा मैं समाप्त हो जाऊंगा। इसलिए भगवान की कृपा से हम उस संस्कृति को चला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि देव संस्कृति के प्रति आपका प्यार बना रहे, आप उसको संरक्षित करते रहें। आपने ईटीवी के साथ खास मुलाकात की, बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।